Right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started our last chapter of marketing section, marketing mix place. हमने marketing mix का सबसे आखिरी सेक्शन या सबसे आखिरी एलिमेंट बोलेंगे, द लास्ट पी, प्लेस स्टार्ट किया था। बहुत डिटेल में हमने प्लेस के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया था। सर, प्लेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस कहते किसे हैं, प्लेस के चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी। और उसके साथ साथ हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, और जिसमें हमने पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि फर्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो हमने लास्ट क्लास में D2C पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, सबको बायपास करते हो। आज हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, द सेकंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे पहुंच रहा है, हाउ प्रोडक्ट इज रीचिंग द मार्केट, विच रूट, किस रूट से, मैन्युफैक्चरर से कैसे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो पहला रूट था डायरेक्ट सेलिंग। आज पढ़ने जा रहे हैं हम सबसे पहले सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। अच्छा, आप अगर इसको गौर से देखें, नाम से पता चल रहा है सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। सिंगल इंटरमीडियरी, इसका मतलब यह कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में अब कोई है, लेकिन एक ही है। ठीक है ना? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई है, और वो एक ही है, सिंगल इंटरमीडियरी। तो होता क्या है सिंगल इंटरमीडियरी में, कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर आ जाता है, रिटेलर आ जाता है। इसको हम वन लेवल चैनल भी कहते हैं, इसको हम वन लेवल चैनल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन लेवल चैनल। तो इधर होता क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो रिटेलर को बेचता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना सामान रिटेलर को बेचता है या रिटेलर को भेजता है। आइदर केस काम एक ही हो रहा है। मैन्युफैक्चरर से गुड्स जा रहे हैं रिटेलर के पास, और फिर रिटेलर से आगे जा रहे हैं गुड्स कंज्यूमर के पास। इसका मतलब यह कि कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को रीच नहीं कर रहा, बल्कि कंज्यूमर जाएगा रिटेलर के पास, जिसके पास मैन्युफैक्चरर ने गुड्स भिजवाए हैं। सिंगल इंटरमीडिएट, इसको इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आप देखो, वो डायरेक्ट था, पहला वाला हमारा डायरेक्ट था ना, D2C डायरेक्ट सेलिंग। ये इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर अ प्रोड्यूसर सेल्स प्रोडक्ट्स टू अ रिटेलर, हु देन सेल्स प्रोडक्ट्स टू फाइनल कंज्यूमर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस सर सिंगल इंटरमीडियरी चैनल यूज करते हैं। इवन आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिंगल इंटरमीडियरी चैनल यूज कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल सिंपल सी इंपॉर्टेंस, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर, अगर लेट सपोज मुझे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, थोड़ा बल्क में, अच्छी क्वांटिटी में, बल्क नहीं बोलूंगा, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, अगर मुझे ऑलपर्स खरीदना हो, या मुझे मिल्क पैक खरीदना हो, या मुझे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में कन्फेक्शनरी आइटम्स खरीदने हो, कुकीज खरीदने हो, बिस्किट्स खरीदने हो, स्नैक्स खरीदने हो,
तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि मैं इम्तियाज चले जाऊं। राइट, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब अंडरस्टैंड करना, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा रहा, बल्कि मैं जा रहा हूं इम्तियाज के पास। और इम्तियाज के पास प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से आ रहा है। सो इन दिस केस इम्तियाज बिकम्स अ रिटेलर। इन दिस केस इम्तियाज बिकम्स अ रिटेलर। तो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस सिंगल इंटरमीडियरी चैनल यूज करते हैं। एंग्रो, पेप्सी, नेस्ले, ये सब इम्तियाज नाहीद चेस को अपना सामान बेच रहे हैं। एंग्रो, नेस्ले, पेप्सी, कोका कोला, मेहरान फूड्स, शान फूड्स, यूनाइटेड स्नैक्स, ये यूनाइटेड फूड्स, ये सब अपना प्रोडक्ट इन रिटेलर्स को बेच रहे हैं, इन रिटेल स्टोर्स को बेच रहे हैं। और फिर कंज्यूमर्स या कस्टमर्स आके इनसे सामान खरीदते हैं। सिर्फ हमारे पास लोकल ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप देखो, एप्पल, डेल, ये अपने प्रोडक्ट्स बड़े जाइंट्स जैसे बेस्ट बाय, वॉलमार्ट, बेस्ट बाय है, वॉलमार्ट है, इन इनके पास इनको बेचते हैं। तो इन दिस केस बेस्ट बाय एंड वॉलमार्ट बिकम द रिटेलर, तो सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। अच्छा, सिंगल इंटरमीडियरी चैनल पे एक बात मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को टू इंटरमीडियरी चैनल पढ़ा दूं जरा। उससे पहले मैं आप लोगों को टू इंटरमीडियरी चैनल पढ़ा दूं। तो नोट कीजिएगा, वी हैव टू इंटरमीडियरी चैनल, और सर ये थर्ड चैनल है। D2C, डायरेक्ट सेलिंग, सिंगल इंटरमीडियरी, रिटेलर। टू इंटरमीडियरी, नाम से पता चल रहा है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो लोग आ गए हैं। नाम से पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो लोग आ गए हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर। तो इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर जो है वो, नोट कीजिएगा, रिटेलर के पास जाएगा, ठीक है ना, कंज्यूमर तो रिटेलर के पास जाएगा। लेकिन रिटेलर के पास सामान जो है वो मैन्युफैक्चरर से नहीं आ रहा है। इस दफा सामान मैन्युफैक्चरर से नहीं आ रहा, बल्कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, और होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, और फिर रिटेलर आगे कंज्यूमर को पहुंचा रहा है। टू इंटरमीडियरी चैनल, दो लोग बीच में मौजूद हैं। सुन लीजिएगा, दिस इज द ट्रेडिशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रेडिशनल, बहुत पुराना, ठीक ठाक पुराना, और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला चैनल है। दिस इज द ट्रेडिशनल चैनल इन कंज्यूमर गुड्स मार्केट। स्मॉल रिटेलर्स depend on wholesalers for supplies, and manufacturers are also keen to avail themselves the services of wholesalers. The wholesaler buys in bulk from the producer and distributes to small retailers in according to their needs. आपने आपने कभी इस बात को सोचा है कि चंद प्रोडक्ट्स, मैं जिनकी एग्जांपल लाजमी देना चाहूंगा, लाजमी चंद प्रोडक्ट्स, नेशनल सॉल्ट, नेशनल नमक एक, पेप्सी दो, अ, शान फूड्स, शान के मसाले तीन, लक्स ब्यूटी सोप, राइट, बस जरा सा लक्स चार, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, वो हॉकी की मैच स्टिक आती है, मैच स्टिक पांच,
ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने तो अभी आपके सामने लिमिटेड, बहुत सेलेक्टिव एग्जाम्पल काउंट की है, 5 प्रोडक्ट्स। मुझे ये बताएं, क्या आपको ये पांचों प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल हैं? यस और नो? यस और नो? शान के मसाले आपको कराची से लेकर खैबर तक सब जगह मिल जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी मिल जाएंगे, कराकोरम की चोटी पे भी मिल जाएंगे, और कराची के समंदर में भी मिल जाएंगे। ऐसे ही है ना, थर पारकर के सहरा में भी मिल जाएंगे, और बलूचिस्तान की मदनियात में भी मिल जाएंगे आपको। ऐसा ही है, राइट? है ना? आपको ये सारे प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में मिल जाएंगे। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, सर कैसे पॉसिबल है कि पूरे पाकिस्तान में ये अवेलेबल हो? मतलब कभी कभी बैठ के सोचो, सिर्फ एक दफा सुकून से, कभी है ना, बैठ के मेजर बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में सोचा करें। आपका थॉट प्रोसेस एक्टिवेट होगा, आप से आपके माइंड में दसों नहीं हजारों किस्म के बड़े रियलिस्टिक क्वेश्चंस आएंगे। मैं तो अपने आप से हमेशा सवाल पूछता हूं कि व्हाट इफ समडे इंशाल्लाह आई वुड बी एबल टू मेक समथिंग दैट लार्ज। तो उससे पहले जरा ग्राउंड रियलिटीज भी तो पता होनी चाहिए। कभी कभार मैं बैठ के सोचता हूं कि यार, पेप्सी बन रहा है कराची में, पेप्सी बन रहा है कराची में, पेप्सी साइट एरिया में इसकी फैक्ट्री है। हाँ। और एक इसका प्रोडक्शन यूनिट लाहौर में मौजूद है। ये 2 यूनिट्स हैं, ठीक है ना? एक्वाफिना भी कराची टोल प्लाजा के पास हाईवे पे बन रहा है। मुझे एक्वाफिना के बाकी डिवीजन के बारे में नहीं पता कि बाकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है नहीं। हम इंडीड होगा पंजाब में, लाहौर में डेफिनेटली होगा। मैं कभी ये सोचता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि सर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाओ, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सर। लक्स अवेलेबल है, सनसिल्क अवेलेबल है, पैंटीन अवेलेबल है। सर कैसे? मतलब समझना, कॉल्सन स्लैंटी अवेलेबल है, कॉल्सन स्लैंटी। ग्लूको बिस्किट अवेलेबल है सर, ग्लूको बिस्किट भी अवेलेबल है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाओ, आपको मिल जाएगा। कैसे? कोई पाकिस्तान पाकिस्तान छोटा मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। अगर आप सिर्फ कराची के गुलशन इकबाल की बात कर लो, तो वो खुद इतना बड़ा है गुलशन इकबाल। हाँ। तो फिर कराची कितना बड़ा है सर? कराची आप हफ्तों में भी आप कवर नहीं कर सकते, इतना ह्यूज हो चुका है। आप एक एरिया अगर उसका पिक करो तो सोचो, कराची तो एक प्रोविंस का एक सिटी है। फिर सिंध। हाँ। और सिंध आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस नहीं है। तो फिर बलूचिस्तान, ये पंजाब, फिर केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। तो पूरा पाकिस्तान कितना ह्यूज, ये कैसे पहुंचा रहे हैं? टू इंटरमीडियरी चैनल, टू इंटरमीडियरी चैनल। मैन्युफैक्चरर जिम्मेदारी लेता है हर एरिया के होलसेलर तक पहुंचाने की, हर एरिया के होलसेलर तक पहुंचाने की। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, जैसे गुलिस्तान जौहर में, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, म- मेरे बिल्कुल हमारे घर की बैक साइड वाली स्ट्रीट के सामने पेप्सी का होलसेलर मौजूद है। पेप्सी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, खास तौर पे लेज वहां पर उतरता है उस घर में। घर है, घर में गोडाउन बना हुआ है, गोडाउन ही बोलते हैं आमतौर पे, बट दैट इज अ होलसेलर। या होलसेलर बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टर बोलो, वो एक ही बात है। वहां पे रोज सुबह पेप्सी के लाइन से ट्रक्स खड़े हुए होते हैं, लाइन से। वो एक एक ट्रक आता जाता है, अंदर जाता है, लोड होता है, दूसरी तरफ से निकलता है, यहां से जाता है, लोड ऑफ लोड होता है, अनलोड होता है, दूसरी तरफ से निकलता है। और सुनो, ये होलसेलर हो गया, ठीक है। पेप्सी ने एक
होलसेलर तक, एक एरिया के लेट सपोज एक होलसेलर तक पहुंचा दिया। बाहर लाइन से है ना, सुजुकियां खड़ी हुई होती हैं, छोटी बड़ी हर साइज की। शेजोर होते हैं, बाइक्स वाले होते हैं, डिफरेंट किस्म की व्हीकल्स और मौजूद होती। वो होलसेलर अब गुलिस्ताने जौहर के इस रीजन के, ये जो करीब की विसिनिटी है, प्रोबेबली समझ लो 2.5 टू 2 किलोमीटर, 1.5 2 किलोमीटर का जो पैरामीटर है, रेडियस है, इसके अंदर मौजूद हर एक छोटे स्टोर तक ये पहुंचाएंगे सामान। तो होलसेलर तक मैन्युफैक्चरर ने पहुंचा दिया, अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो। वो होलसेलर आगे छोटे छोटे रिटेलर्स तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में बड़े प्रिसाइज होलसेलर होंगे जहां तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहे होंगे। तो मैन्युफैक्चरर को ये फायदा हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर को छोटे छोटे ऑर्डर नहीं इंटरटेन करने होते। अब ये गली के कोने पे जो मौजूद एक छोटी सी शॉप है, छोटा सा जनरल स्टोर है गली के कोने पे मौजूद, मोहल्ले का एक छोटा सा जनरल स्टोर, अंडरस्टैंड करना। सर वो रोज का पेप्सी को कितने रुपए का ऑर्डर दे देगा ज्यादा से ज्यादा? 5,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा रोज का 20,000 का ऑर्डर दे देगा, इससे ज्यादा का थोड़ी देगा। सुनो जरा, पेप्सी 20,000 के ऑर्डर के लिए थोड़ी डिलीवरी करने आएगा। पेप्सी 20,000 के ऑर्डर के लिए थोड़ी डिलीवरी करने आएगा। अब पेप्सी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, XYZ, नेस्ले है, एंग्रो है, तो कहेंगे कम से कम लाख रुपए का, कम से कम, और लाख भी नहीं सॉरी, कम से कम 10 20 25 30 40 लाख रुपए का ऑर्डर तो, कम से कम 10 लाख 20 लाख रुपए का सामान हो तो हम पहुंचाएं। तो ये काम होलसेलर करेगा। होलसेलर कहेगा भिजवा दो भाई 8 10 ट्रक्स एक साथ, भिजवा दो 10 12 व्हीकल्स एक साथ भिजवा दो। एक व्हीकल, लेट सपोज मिसाल के तौर पे एक व्हीकल 1 लाख रुपए का सामान लेकर आ रही है, तो भिजवा दो भाई 10 12 लाख रुपए का सामान। अब किसी को 1,000 रुपए की पेप्सी चाहिए, किसी को 2,000 रुपए की पेप्सी चाहिए, किसी को 5,000 रुपए के गुड्स चाहिए, होलसेलर रिटेलर तक भिजवाएगा। किसी को दिन में 2 दफा सामान खरीदना है, होलसेलर रिटेलर तक भिजवा देगा, और कंज्यूमर जाएगा रिटेलर तक। तो दुनिया भर में ये आज भी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेथड है। लेकिन मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं सिंगल इंटरमीडियरी पे एक बात अभी नहीं कर रहा, पहले टू इंटरमीडियरी को कंप्लीट करूंगा फिर सिंगल इंटरमीडियरी पे आऊंगा। तो सुन लीजिएगा, विद द रीसेंट ग्रोथ with the recent growth of of retailers becoming so large, the traditional channel is uh, facing challenges from this single intermediary channel, and wholesaler importance have gone down. सर जितने पहले पहले रिटेलर छोटा सा कंसिडर किया जाता था, रिटेलर एक गली मोहल्ले की शॉप को कंसिडर किया जाता था, चलो एक गली मोहल्ले के मार्ट को कंसिडर कर लो, वो जो 6 7 8 10 दुकानों से मिलके बना लेते हैं। छः 6 7 8 10 दुकानें उन्होंने बीच में से दीवारें तोड़ के मिक्स कर दी, मर्ज कर दिया, बाहर एक बोर्ड लगा दिया, मार्ट, तो ये मार्ट बन गया। सुनिएगा जरा, ये भी रिटेल में ही आता था, बहुत बड़ा नहीं है ये, कोई जाइंट नहीं है, लोकल मार्केट में बड़ा बिजनेस होगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट में तो इतना सा चंक भी नहीं है इसके पास, नॉट अ बिग बिजनेस। तो वो भी रिटेल ही कंसिडर किया जाता था। बट पिछले 15 20 सालों में, 25 सालों में दुनिया भर में ना रिटेलर्स ने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया, और आज वो रिटेलर्स, कुछ रिटेलर्स होल सेलर से भी बड़े बन चुके हैं। दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग होल सेलिंग वाइल इन रिटेल सेक्टर।
रिटेल सेक्टर में हो के भी वो होल सेलिंग कर रहे हैं। जैसे इम्तियाज, जैसे इम्तियाज। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, इम्तियाज पे अगर मैं अमार समाना एज अ फैमिली पर्सन हाउस होल्ड रिप्रेजेंटेटिव जाऊं, तो मैं तो सिंगल कंज्यूमर हुआ। इम्तियाज मुझे रिटेल पे बेचेगा, रिटेल पे। लेकिन अगर मैं इम्तियाज को अप्रोच करूं कि मेरी एक लोकल मोहल्ले में शॉप है और मैं इम्तियाज से हर रोज इतनी सर्टेन क्वांटिटी की चीजें खरीदना चाहूंगा, तो अब अंडरस्टैंड करना। अब मैं, क्योंकि ये B2C के बजाय B2B मार्केट हो गई, बिजनेस टू बिजनेस। मैं भी बिजनेस हूं और इम्तियाज भी बिजनेस है। तो अंडरस्टैंड करना, इम्तियाज मुझे होलसेल प्राइस पे देगा, नॉट अ रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस पे। और इम्तियाज इतनी ह्यूज क्वांटिटी में खरीद रहा है कि वो इतनी कम कॉस्ट पे खरीदता होगा कि सर उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा ही होगा। तो with the growth of retailers, the single intermediary channel is becoming more and more common and popular. होलसेलर को एलिमिनेट करते जा रहे हैं रिटेलर। तो मुझे बताएं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल समझ आया? यस प्लीज। तो सर यहां तक आप लोगों को सारी बात समझ आ गई। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेलिंग, सिंगल इंटरमीडियरी, टू इंटरमीडियरी। अच्छा, टू इंटरमीडियरी को भी इनडायरेक्ट कहते हैं, टू इंटरमीडियरी को भी इनडायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास प्लेस से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अच्छा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज करें, डायरेक्ट सेलिंग या फिर सिंगल इंटरमीडियरी, टू इंटरमीडियरी, वो डिपेंड करता है इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर। मतलब बिजनेस कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा है या करे, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की टाइप कैसी है, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की टाइप कैसी है। प्रोडक्ट टेक्निकल है तो D2C होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग होगा, राइट। प्रोडक्ट अगर रेगुलर है तो टू इंटरमीडियरी भी चल सकता है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट है या बिजनेस मार्केट कैपिटल प्रोडक्ट है, इसी तरीके से ये कितना फ्रीक्वेंटली खरीदा जाता है, रोज खरीदा जाएगा, वीकली खरीदा जाएगा, सीजनल है, ऑफ सीजनल है, ईयरली खरीदा जाता है, साल में एक दफा, कितने ऑफन खरीदा जाता है, ये भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की प्राइस कैसी है, एक्सपेंसिव है तो जाहिर सी बात है फिर D2C होगा, एक्सपेंसिव है तो D2C होगा। एक्सपेंसिव अगर है प्रोडक्ट तो टू इंटरमीडियरी मुश्किल है, नहीं होगा, क्योंकि होलसेलर तक पहुंचाए फिर रिटेलर, तो नॉट लाइक दैट। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता। ये तो रूटीन प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कस्टमर्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है। अगर मेरे मेरे कस्टमर पूरे जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हुए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे टू इंटरमीडियरी पे जाना पड़ेगा। और अगर मेरे सारे कस्टमर क्लाइंट एक एरिया में मौजूद है, तो मैं D2C भी कर सकता हूँ, अपना ही खुद का आउटलेट ओपन कर लिया। और कॉम्पिटिटर के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देख के, लीगल रिक्वायरमेंट देख के हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं। सर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, प्रोडक्ट किस रूट के थ्रू मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जा रहा है, लेकिन फिजिकली, फिजिकली प्रोडक्ट मार्केट में कैसे पहुंच रहा है फिजिकली, वो है मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। गुड्स पहुंचाने के फिजिकली तरीके, फिजिकल गुड्स मार्केट तक कैसे पहुंचाएं। अगर मिसाल के तौर पे समझना इस बात को, मैं रोड साइड कॉर्नर शॉप पे गया और मैंने फ्रिज खोला और पेप्सी की एक बोतल निकाली, या मैं शॉप पे गया और उसको मैंने बोला, मैंने कहा एक ग्लूको का पैकेट दे दीजिएगा, या एक बॉक्स दे दीजिएगा, डब्बा दे दीजिएगा, या एक फला चॉकलेट दे दीजिएगा। सवाल है सर, ये फिजिकली यहां तक कैसे पहुंचा? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो फैक्ट्री में बनाया होगा, फिजिकली ये यहां कैसे पहुंचा? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेथड्स फॉर
transporting goods. This is what kind of vehicles are used to transport the products. प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी व्हीकल्स यूज की जा रही हैं? दे शुड बी फास्ट इनफ फॉर द प्रोडक्ट टू रीच इट्स destination in time. However, they must also be cost efficient and safe. प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाना फिजिकली, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, क्योंकि मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, प्रोडक्ट फिजिकली मार्केट तक पहुंचना चाहिए। अगर एक क्लाइंट, एक कस्टमर मार्केट में जाए और उसे प्रोडक्ट ना मिले, जस्ट इमेजिन बिजनेस, चाहे वो सिंगल इंटरमीडियरी हो या टू इंटरमीडियरी हो, इंटरमीडियरी अगर बिजनेस को ये बोल दे, सर सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ये तो आ ही नहीं रहा, तो सर कंज्यूमर लॉयल्टी इफेक्ट होती है इससे, कंज्यूमर लॉयल्टी। और आज इतना कंपटीशन है और इतने मी टू प्रोडक्ट्स, मेरे जैसे और भी इतने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, कि कंज्यूमर लॉयल्टी रिटेन रखना, सर ये एक चैलेंज है, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट। आज का कंज्यूमर नहीं वेट करेगा किसी का भी, नॉट अ सिंगल सेकेंड। प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, नहीं अवेलेबल, लेट्स स्विच टू कॉम्पिटिटर, एंड यू गाइस विल एग्री विद दैट। बाइक ये अवेलेबल नहीं है, यांगो कर लो, यांगो अवेलेबल नहीं है, करीम कर लो, करीम अवेलेबल नहीं है, इन ड्राइव कर लो, इन ड्राइव अवेलेबल नहीं है, बाहर निकलो रिक्शा कर लो, ये नहीं वेट करेंगे। आज का कंज्यूमर वेट ऑप्शन नहीं है, वेटिंग ऑप्शन नहीं है उसके पास। फला बिजनेस के पास टाइम नहीं है, दूसरे बिजनेस से काम कर रहा, तो आउट ऑफ स्टॉक ये फिजिकली कैसे पहुंच रहा है ये प्रोडक्ट? तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट, नाम से ही हम सबको पता चल रहा है कि जहां पे हम रोड्स यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। यूटिलाइज ट्रक्स एंड वैन्स, ऑफरिंग high flexibility for short to medium distances and door to door service, most commonly used for regional deliveries। तो अब आप देखो, रोड यूज करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट पहुंचा रहे हैं, इसको रोड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। रोड मेथड बोलो, रोड रूट बोलो, रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो डिफरेंट सेट ऑफ व्हीकल्स यूज किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रक्स ही यूज किए जाएं या वैन्स ही यूज की जाएं, नॉट नेसेसरी। छोटी छोटी गाड़ियां, इवन बाइक्स पे भी रोड ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है सर, इवन बाइक्स पे भी रोड ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, रोड यूज करते हैं। तो फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन is the most flexible and most efficient method for short term deliveries, short distance deliveries, शॉर्ट और मीडियम कह लो, शॉर्ट टू मीडियम। जैसे मिसाल के तौर पे कराची से हैदराबाद सामान पहुंचाना है, रोड ट्रांसपोर्टेशन सर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है। इवन कराची से अगर सखर तक भी सामान पहुंचाना है ना, तो सर रोड ट्रांसपोर्टेशन सबसे इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे। रोड ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। अब डोर टू डोर है, लेट सपोज एक ही मोहल्ले में
या एक ही एरिया में 20-25 डिलीवरीज हैं, तो सर रोड ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा है, रोड के थ्रू डिलीवरीज कराओ। तो अंडरस्टैंड करना, जो रीजनल डिलीवरीज है उनके लिए सबसे कॉमनली रोड नेटवर्क यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी आ जाती है। एक बात याद रखना, रोड, ऑल्दो इट इज यूज्ड, आई रिपीट, ऑल्दो इट इज यूज्ड एंड यूज्ड वेरी commonly and widely, yet it is said that ke road transport is not effective for very long term traveling। वेरी लॉन्ग टर्म डिलीवरीज के लिए रोड ट्रांसपोर्ट को प्रेफर नहीं किया जाता। इसका यह मतलब नहीं है कि ये यूज नहीं होता सर। कराची पोर्ट से चाइना बॉर्डर तक सामान जाता है, ये मैं आपको बता दूं। मोटरवे यूज करने के बाद इस शारा कराकुरम पे व्हीकल्स चढ़ जाती हैं, और वो शारा कराकुरम जिसको हम कराकुरम हाईवे कहते हैं, KKH, वो चाइना बॉर्डर तक जाता है और फिर चाइना में आगे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सी पैक का जो कॉरिडोर है, बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो रोड नेटवर्क है सर, रोड नेटवर्क। और आप तकरीबन समझ लो कि ये नियर अबाउट जो डिस्टेंस हुआ, इट इज मोर देन 3000 किलोमीटर्स। द ट्रैवल डिस्टेंस मोर देन 3000 किलोमीटर्स है, कंफर्म। मोर देन 3000, ज्यादा ही है उससे, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। बट इट इज बीइंग सेड के रोड ट्रांसपोर्ट इतने बड़े डिस्टेंसेस में सेफ नहीं होता, सेफ नहीं रहता, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता। बट पाकिस्तान चाइना का, अब आप बोलो सर इतने बड़े कॉरिडोर पे ये क्यों बनाया, कैसे क्या तो और नेटवर्क महंगे पड़ते, या और नेटवर्क की वहां गुंजाइश नहीं थी, इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट यूज किया। रोड ट्रांसपोर्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको सिर्फ रोड की जरूरत है, रोड बना दो तो वो कहीं पे भी डेस्टिनेशन, कहीं 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 की भी डिलीवरी एक्सेसिबल हो जाएगी। बाकी किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, बाकी किसी भी किस्म के और मेथड को बनाने के लिए वो बहुत महंगा सेटअप कॉस्ट पड़ेगा सर। जैसे दूसरा है रेल ट्रांसपोर्ट, रेल। अब दुनिया भर में ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत कॉमनली। रेल ट्रांसपोर्ट बहुत कॉमनली, रेल ट्रांसपोर्ट का मतलब है रेलवे सिस्टम यूज किया जा रहा है, ट्रेन यूज की जा रही है, अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली, a cost effective and eco friendly option for moving heavy bulk or containerized goods over long land distances। तो आप देखो, जमीन के लंबे डिस्टेंसेस के लिए रेल यूज की जाती। पाकिस्तान में आपने यकीनन एक नाम सुना होगा, मालगाड़ी। तो सर मालगाड़ी बेसिकली ये है रेल ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स लेके जाती है। तो सर कराची से मालगाड़ी जो है वो पंजाब और KP तक जाती है, मुझे आगे का नहीं पता, लेकिन इतने लंबे डिस्टेंसेस तक जाती है, और बड़े बड़े सब हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेल के थ्रू। तो ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। रेलवे ट्रैक्स बड़े सिंपल, सिंप्लीफाइड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रैक बिछ गया एक दफा फिर इश्यूज एज सच नहीं है। बड़ा बड़ा सामान जो है ना रेल के थ्रू पहुंचा दिया जाता है, वेरी रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बट स्टिल रिक्वायर्स, इसका एक ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक है, रोड यूजेज बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर अनलोडिंग। सर लोड करने से पहले भी रोड का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, ट्रेन घर तक तो या बिजनेस तक तो नहीं आएगी।
ट्रेन तो अपने स्टेशन पे मौजूद है, अपने ट्रैक पे मौजूद है, आपको वहां तक सामान पहुंचाना है तो रोड तो वैसे ही यूज करना है। और एक दफा जब सामान डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो वहां से उठाना है, फिर भी रोड यूज करना है। बट रेल वाइडली यूज मेथड, दुनिया में बड़ा कॉमन मेथड है, यूज किया जाता है। सर थर्ड मेथड इज सी ओशन ट्रांसपोर्ट, समंदर, ठीक है ना, सी या ओशन यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, पूरी दुनिया की ट्रेड इस मेथड पे डिपेंड करती है, इस मेथड पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट ईयर वो एक इंसिडेंट हुआ था, आ, कौन सा चैनल है वो जो बंद हो गया था, एवरग्रीन शिप जो है वो क्रॉस हो गई थी और वो चैनल बंद हो गया था और पूरी दुनिया की ट्रेड रुक गई थी। 45 डेज का हॉल्ट आ गया था ट्रेडिंग में दुनिया में। एंड इट वाज अ सीरियस हिट, अ क्राइसिस, इट क्रिएटेड अ क्राइसिस। तो सर जो ओशन है या सी है, समंदर के थ्रू जो ट्रेड होती है, शिप के थ्रू, कार्गो, सर ये पूरी दुनिया की बैकबोन है। ये चेक करो, द बैकबोन of global trade comprises over 90% of international cargo. It is ideal for large, bulky, or heavy items over long distances due to low cost and high capacity. However, it is the slowest methods of all. तो सर बड़े बड़े व्हीकल्स जो हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, हाँ मरियम थैंक यू बेटा, स्विस कैनाल, राइट, नहीं मेरे ख्याल से स्विस कैनाल नहीं बंद हुआ था। हाँ स्विस कैनाल नहीं था, स्विस कैनाल तो आ, स्विस कैनाल नहीं था, कोई एक और था। स्विस कैनाल था, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे याद पड़े स्विस कैनाल नहीं था। स्विस कैनाल तो बड़ा स्ट्रैटेजिकली बना हुआ है और वो फिर मुझे भी एकदम रिकैप नहीं हो रहा, ठीक है ना। बहरहाल, तो इंटरनेशनल ट्रेड में बड़े बड़े जो हैवी आइटम्स हैं, लार्ज कंटेनर्स हैं, बड़े बड़े आइटम्स, और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे शिप के थ्रू उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड शिप ऑब्वियसली विल यूज अ सी ऑन और एन ओशन। तो बड़े बड़ा बड़ा सामान, राइट, हैवी आइटम्स, बल्कि आइटम्स, टेक्निकली पूरा शहर समझ लो उठा के शिप कर दिया जाता है, उठा के शिप कर दिया जाता है। ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि चीपेस्ट कंसिडर किया जाता है, चीपेस्ट अमंग ऑल। फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस इट इज द चीपेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी यू कैन एब्सोल्युटली शिप एन एंटायर सिटी, भाई पूरा शहर आप उठा के शिप कर दो। But its speed is the factor. Speed is a very important factor. It is slowest of all. It is slowest of all. सामान आने में 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने लगते हैं। यहां से अगर टेक्सटाइल पाकिस्तान से यूरोप भिजवाया जाता है तो सर 40 to 45 डेज लगते हैं कंटेनर पोर्ट टू पोर्ट पहुंचने में, पोर्ट टू पोर्ट 40 to 45 डेज, 40 से 45 दिन लगते हैं। और यूरोप, और अगर यूएस से मंगा रहे हैं तो तकरीबन 65 to 80 डेज लगते हैं। अब आप देखें, स्लोएस्ट है, इट इज स्लोएस्ट ऑफ ऑल। एयर ट्रांसपोर्ट, हवा को यूज करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, इट इज फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन। ये फास्टेस्ट है, क्विकेस्ट, लेकिन सबसे महंगा ऑप्शन है। खास तौर पे वो डॉक्यूमेंट्स या वो चीजें जो अर्जेंट, बहुत हाई वैल्यू की या पैरिशेबल गुड्स हो, उन्हें भिजवाया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव ग्लोबल रीच।
जहां सी की लिमिट, ओशन की लिमिट खत्म हो जाती है, जहां रेल की लिमिट खत्म हो जाती है, जहां रोड की लिमिट खत्म हो जाती है, एयर ट्रांसपोर्ट वहां भी एक्सेसिबिलिटी दे देता है. एयर ट्रांसपोर्ट हैज द मोस्ट वाइड एक्सेसिबिलिटी अमंग ऑल द methods. लेकिन एक कंसर्न ये आ जाता है कि वेट और कैपेसिटी की लिमिट आ जाती है. अब तो अब दुनिया भर में और रीसेंट टाइम में बड़े बड़े कार्गो कैरियर्स बन रहे हैं, कार्गो एयर प्लेन्स बन रहे हैं, राइट. तो वो बड़ा सामान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज भी एयर ट्रांसपोर्ट का वेट के हिसाब से, वेट और कैपेसिटी के हिसाब से सी ट्रांसपोर्ट का कोई मुकाबला ही नहीं है सर. एयर ट्रांसपोर्ट का सी ट्रांसपोर्ट से कोई मुकाबला नहीं है वेट का, वेट के हिसाब से. लेकिन इसी तरीके से सी ट्रांसपोर्ट का एयर ट्रांसपोर्ट से टाइम और स्पीड में कोई मुकाबला नहीं है. ये एक दिन के अंदर सामान पहुंचा देगा. वही सामान 40-45 दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे सी के थ्रू पहुंचाने में. तो सर टाइम, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत है, इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव. आखिरी आ जाता है फिर हमारे पास पाइप लाइन. नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो लिक्विड के लिए या गैस के लिए सबसे कॉमनली यूज होता है. A highly specialized method for moving liquids and gases, continuously offering low operating cost and high safety. तो हम सबको पता है कि सर ऑयल एंड वाटर, गैस, ये सब पाइपलाइन के थ्रू डिस्पर्स की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. तो पाइपलाइन बड़ा एक कॉमन मेथड है, लेकिन लिक्विड और गैसेस के लिए. तो ये हमारे पास 5 मेथड्स थे सर. फोकस कीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा है, टेक्नोलॉजी का दौर है. तो टेक्नोलॉजी के दौर में हम जब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं, तो सर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो डिजिटल हो चुकी है. तो पढ़ने जा रहे हैं हम डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन. सर व्हाट इज डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन? नोट कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डिजिटल चैनल्स. Distribution through digital channels. What do we mean by digital channels? The distribution through internet. The distribution through internet. सर इंटरनेट के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं या आज करना चाह रहे हैं, उसे हम डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. वन ऑफ द recent innovation in distribution is digital distribution, where customers access products directly online, such as Netflix, Amazon, Spotify. अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करें. छोटी सी एग्जांपल, छोटा सा सवाल. मैं आप लोगों को बल्कि सवाल नहीं, एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता हूं. सर आज अगर मुझे लेट सपोज कोई मूवी देखनी हो, कोई सीरीज देखनी हो, तो मेरे पास चंद डोमेन्स हैं ऑनलाइन वेबसाइट के, और चंद एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू मैं मूवीज एंड वेब सीरीज एक्सेस कर सकता हूं. नेटफ्लिक्स, amazon, वो सोनी लिव, राइट. फिर इसी तरीके से और जियो हॉटस्टार एंड अलग अलग किस्म की वेब एप्लीकेशंस भी हैं और वेब डोमेन्स भी हैं. आपको पता है दिस वॉज नॉट द केस ऑलवेज. एक टाइम था पहले वीसीआर हुआ करता था, वीसीआर. और कैसेट्स आती थी, कैसेट्स, बड़ी कैसेट्स होती थी, शायद
जो है वो पेरेंट्स की शादी की जो कैसेट्स हैं वो कभी घर में पड़ी हुई हो, या जो घर के किसी बड़े बच्चे की बर्थडे की कोई कैसेट रिकॉर्डेड पड़ी हुई हो घर पे, यकीनन होंगी। मेरे घर पे खुद मौजूद हैं। अब वीसीआर नहीं है लेकिन कैसेट्स मौजूद हैं। तो पहले अगर कोई किसी को उस जमाने में मूवी देखनी है तो उसे वीसीआर अरेंज करना पड़ेगा, और वीसीआर भी रेंट पे मिल जाया करता था, और मार्केट से जाके रेंट पे कैसेट लेकर आनी पड़ती थी। वीसीआर जब टेक्नोलॉजी आगे गई, एडवांस हुई, तो वीसीआर को रिप्लेस कर लिया सीडी प्लेयर ने, और कैसेट को रिप्लेस कर लिया सीडीज ने। तो तीन तीन चार चार पांच पांच सीडीज में मूवीज आने लगी। मूवी वन, मूवी टू, मूवी मतलब पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। इस तरीके से तीन तीन चार चार सीडीज पे एक मूवी बेस करती थी। फिर सीडीज को रिप्लेस किया डीवीडीज ने। तो सीडी प्लेयर के बाद आ गया डीवीडी प्लेयर। डीवीडी में ये हो गया कि एक डीवीडी, डीवीडी का साइज बड़ा होता था तो एक डीवीडी में पूरी फिल्म आ जाती थी। और बहुत कोई बड़ी फिल्म है तो दो डीवीडीज होती थी, लेकिन पांच पांच छह छह का पेयर नहीं चाहिए बनाना पड़ता था, तो डीवीडी प्लेयर। लेकिन अंडरस्टैंड करना, ये सब फिजिकल था। ये सब फिजिकल था। सही है ना। फिर आया डिजिटल दौर। आज से तकरीबन प्रोबेबली 15 साल पहले। डिजिटल दौर 15 साल पहले, जहां इंटरनेट बूम हुआ और दुनिया भर ने अपना प्रोडक्ट इंटरनेट पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो ये इंटरटेनमेंट भी तो ऑनलाइन मिलना शुरू हो गई। आज अगर कोई आर्टिस्ट अगर अपना एल्बम रिलीज करता है तो वो ऑनलाइन करता है। आपको पता है, बहुत अच्छे से मुझे याद है कि आतिफ असलम ने जब अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, आतिफ असलम, मुझे तीन एल्बम्स बहुत अच्छे से याद हैं। अ, फाखिर का दीवाना, हारून, हारून के एल्बम का मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, जस्ट मिस हो गया। फाखिर का था दीवाना। हारून के एल्बम का भी नाम बड़ा अच्छा सा था। और आतिफ असलम का ये आदत। सोनी के वॉकमैन में इनकी कैसेट्स होती थी छोटी छोटी। तो सर वो कैसेट्स लेने के लिए लाइनें लगी हुई होती थी। आज अगर किसी आर्टिस्ट को अपना एल्बम रिलीज करना है, उसे डिजिटल करता है। आपको सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड किया, और डाउनलोड भी नहीं करना, बहुत सारी एप्लीकेशन पर जैसे स्पॉटिफाई आपको मिल जाएगा, साउंड क्लाउड आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो सर ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आज के दौर में आपको फिजिकली प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड फ्यू एप्लीकेशंस एंड यू हैव द एक्सेस टू द एवरीथिंग। अब आप सिर्फ, मैं मूवीज और सॉन्ग से रिलेटेड बात नहीं कर रहा। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे ना, सिंगल इंटरमीडियरी, टू इंटरमीडियरी, ये भी डी टू सी, भी डी टू सी में भी तो ऑनलाइन इंटरनेट यूज हो रहा है आज, डायरेक्ट सेलिंग में। ये भी तो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक amazon। तो कोविड 19 ने तो इसको नेक्स्ट लेवल कर दिया। इससे पहले भी यूज होता था, कोविड 19 ने तो इसको नेक्स्ट लेवल कर दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन पर आ गई। आज आप ये देखो, मेरे आपके सामने ये पीछे जो है वो बिजनेस की दो बुक्स मौजूद हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये दो बुक्स मेरे पास लेटेस्ट एडिशन, दोनों लेटेस्ट एडिशन मौजूद हैं। सुन लीजिएगा, मैंने इन लेटेस्ट एडिशन के साथ ई बुक्स भी ऑर्डर की हैं। ठीक है ना। ई बुक्स मोस्ट लाइकली मुझे एक आध हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो आई वॉन्ट ई बुक्स एज वेल। ये फिजिकल में मौजूद है, ई बुक्स भी चाहिए मुझे। तो आप देखो दुनिया में अब डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के डिजिटल होने से एक चीज
बड़ी एक एक फीडबैक बोलेंगे या एक पॉजिटिविटी बोलेंगे, वेरी वाइड रीच, मैसिव रीच, मैसिव। अगर शायद अंडरस्टैंड करना, मिसाल के तौर पे अगर नेटफ्लिक्स या amazon, जियो हॉटस्टार, और बहुत सारे और बहुत सारे डोमेन्स ऐसे हैं, एप्लीकेशंस हैं कि जहां पे इंटरटेनमेंट ऐसे अवेलेबल है। सुनिएगा, अगर ये डिजिटल नहीं होती तो शायद इनकी इतनी रीच नहीं होती। नेटफ्लिक्स ने जिस तरीके से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाया, मूवी, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो हॉलीवुड हो, तो आप कभी नेटफ्लिक्स का केस पढ़िएगा, बड़ा अमेजिंग केस है कि किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट को डिस्टर्ब किया। तो आज तो एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है सर। तो लास्ट ऑफ द पार्ट विद दिस चैप्टर, द लास्ट ऑफ द पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट। डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, सर आप किसी भी प्रोडक्ट को जब एक्सेस करते हो, खरीदते हो, तो किसी आउटलेट से खरीदते हो। अब आमतौर पे आउटलेट बिजनेस ने खुद बनाया हुआ होता है, बिजनेस का ओन्ड आउटलेट की यहां बात हो रही है। तो प्लेस सिर्फ आउटलेट होना या उस आउटलेट के नंबर्स का बात नहीं कर रहा, बल्कि हर एक आउटलेट के एम्बियंस का भी बड़ा इंपैक्ट होता है पूरे बिजनेस के ब्रांड के ऊपर, नाम के ऊपर, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लेट सपोज मैं ये कहूं कि मेरे पूरे पाकिस्तान में मेरे बिजनेस के लेट सपोज 400 आउटलेट्स हैं, 400, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम डूइंग ग्रेट और माय कस्टमर हैव अ रिमार्केबल शॉपिंग एक्सपीरियंस इन माय आउटलेट्स। आउटलेट कैसा बनाया है, एम्बियंस कैसा है, कन्वीनियंट कितना है, लुक्स कैसे हैं, आई कैचिंग अपीलिंग है या नहीं है, ये तो हो गया ग्लैमर, जिसको आसान अल्फाजों में हम कहते हैं शशका। लेकिन इसके अलावा आउटलेट में प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, स्टाफ का बिहेवियर, प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंस। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, सर मैं आज तक अपना दुबई मॉल में मॉन्ट ब्लैंक का के आउटलेट का एक्सपीरियंस नहीं भूल सकता। वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, वन ऑफ अ काइंड। मतलब आई स्टिल सम टाइम रिकॉल दैट एक्सपीरियंस, और ओ मुझे रिकॉल करता हूं और मैं कहता हूं क्या, क्या वाकई, मतलब नाम, द ब्रांड मॉन्ट ब्लैंक, तो वो है, उसकी वर्थ है, वो एक्सपीरियंस ऐसा था। डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, उन्होंने क्या आउटलेट और फिर उसके बाद कस्टमर को किंग बनाने वाली फीलिंग, और स्टाफ का जो एटीट्यूड एंड द ओवरऑल, द ओवरऑल क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस, राइट, एम्बियंस, इट वाज टॉप नॉच। तो आप कभी ऐसे ब्रांडेड स्टोर पे जाते हो तो आपको फील आती है ना ब्रांड वैल्यू वाली। तो डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं बिजनेस को ब्रांड बनाने में, और प्लेसिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हेयर वी आर डन विद द चैप्टर एंड डन विद दिस सेक्शन, चैप्टर 11 सेक्शन 3। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।